हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में जो कर लिया था, स्टार्टिंग में हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा है अभी। और अलजेब्रा में हम सेट थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम जितना भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों क्या है, यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है। यूनियन किसी भी चीज़ का निकालना, और इंटरसेक्शन किसी भी चीज़ का हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। यूनियन ऑफ ए सेट्स, या फिर ये और गेट होता है। ओके, और एक होता है दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, ये क्या होता है, एंड गेट की तरह बिहेव करता है, ये और गेट की तरह बिहेव करता है। और इसका दोस्तों नोटेशन क्या होता है, अगर आपके पास मान लीजिए ए एंड बी कोई भी क्या है, दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्स बिलोंग्स टू एक्स या तो ए से होना चाहिए, या फिर एक्स कहाँ से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। ओके, उसी प्रकार से दोस्तों आपके पास ए और बी, आपके पास क्या है, दो सेट हैं। तो अगर हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखते हैं दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें और गेट को समझना होगा। और गेट समझने के लिए और एंड गेट समझने के लिए आपको ट्रू और फॉल्स आपने फिजिक्स में कर रखा होगा अच्छे से। देखो, अगर देखो दोस्तों, वैसे तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ को लॉजिकली समझने के लिए इन चीज़ों को अच्छे से करें, ताकि हमारे अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आए, और हम इन फ्यूचर कभी भी पढ़ें तब हमें अच्छे से पता चले। ओके, हम क्या कह रहे हैं। ओके, ये हमारा कोई भी लोड है, ये माइनस प्लस, ओके बैटरी, ये हमारा क्या है, लोड है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर हमें और गेट को और एंड गेट को समझना है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं हम, इंटरसेक्शन को क्या होता है। अब देखो, हमारे पास जितने भी इसके अंदर स्टेटमेंट है, जितने भी हमारे पास इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट है, अगर सारे एक साथ क्या हो, ट्रू हो, तो फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। दोस्तों क्या बोल रहा हूँ मैं, लिख लो, चलो आप डेफिनेशन। जितने भी स्टेटमेंट हैं, अगर सारे एक साथ ट्रू हो, तभी फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके दोस्तों, जितने भी स्टेटमेंट हैं, अगर सारे एक साथ ट्रू होंगे तभी क्या होगा, फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं ये, S1 S2 ट्रू या फॉल्स। ओके, ट्रू या फॉल्स। अगर दोस्तों स्टेटमेंट हमारा वन क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट वन क्या है हमारा, ट्रू है, और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू कब बोला, जितने भी स्टेटमेंट हैं अगर सारे एक साथ ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, बाकी ये क्या होगा, हमेशा ही फॉल्स होगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोस्तों ये क्या होगा, फॉल्स होगा। 3 नंबर पे क्या है, अगर ये हमारा फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये ट्रू है और ये अगर ट्रू है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी क्या होगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें इसका उल्टा है।
अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है, S1 दे रखा है, S2 दे रखा है और ट्रू और फॉल्स, ओके। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है, हम ले रहे हैं ये स्टेटमेंट मान लो ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और दूसरा क्या है, फॉल्स है अभी तक, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो एक अगर ट्रू होगा तो भी क्या होगा, लोड जलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारा दूसरा जो है वो ट्रू है, पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो भी क्या होगा, यहाँ से आएगा, ये लोड जल जाएगा, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं, दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, तो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोस्तों दोनों अगर फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। यहाँ क्या था कि दोनों अगर फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, और यहाँ क्या था, दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके अंदर फॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ओके। एक भी अगर ट्रू है, एक भी अगर फॉल्स है दोनों में से, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ क्या है, दोनों में से अगर एक ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, और दोनों ही फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ओके। ये इंटरसेक्शन का समझ में आया आपको, इस प्रकार से। इनको समझने के बाद हम एक सेट लेते हैं और इनका यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, ओके। ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, बी हमारे पास दूसरा एक सेट है 2 3 4 7 8, ओके। और देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था, और का अगर स्टेटमेंट होता है यूनियन के अंदर, इसका मतलब फर्स्ट में ट्रू हो या सेकंड में ट्रू हो, हमेशा क्या होता है, वो चीज़ें ट्रू होती है। वन यहाँ है, वन यहाँ है, और यहाँ वन नहीं है, तो वन होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी एक में हो वो हमेशा क्या होगा, लिखा जाएगा, ट्रू होगा। दो इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब टू, टू जो है यहाँ पर ट्रू है, यहाँ भी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ दोस्तों टू आएगा। इसमें भी थ्री है, इसमें भी क्या है, थ्री है, ये भी लिखा जाएगा। इसमें फोर भी लिखा जाएगा। और सेवन, ए जो ए सेट है हमारा, यहाँ पर सेवन नहीं है, बी सेट में सेवन है, तो दोनों में से किसी एक में भी हो तो भी लिखा जाएगा। और एट बी में है, ए में नहीं है, तो भी लिखा जाएगा, ओके। यूनियन निकालने का मतलब ही क्या है, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए और बी में, सारे हमें लिख देने हैं, ओके। उसी प्रकार से दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों में से कॉमन एलिमेंट जो होगा, मतलब फॉल्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पर। तो ए एक में है, ए में है एक, लेकिन बी में एक नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको, जब दोनों ट्रू होंगे तभी इसमें ट्रू आएगा। एक अगर ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा तो क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। एक अगर फॉल्स होगा दूसरा ट्रू आएगा तो भी फॉल्स आएगा। एंड की केस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और अगर दोनों फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर फॉल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ट्रू आने के बहुत कम हैं। इसी प्रकार से इसका उल्टा कर लो आप, उसमें क्या होगा, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में क्या है, वन यहाँ है लेकिन वन यहाँ नहीं है, तो वन नहीं आएगा। टू यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, दोनों में जब टू टू है तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। इसमें क्या है, थ्री थ्री, इसमें क्या है, फोर। तो ये ही एलिमेंट क्या आएंगे हमारे इंटरसेक्शन के अंदर, एलिमेंट आएंगे, ओके। अब देखो, ट्रू और फॉल्स को अगर आप और समझना चाहते हो अच्छे से तो थोड़ा सा और कर लेते हैं हम। जैसे मान लो टू इज लेस देन इक्वल टू टू, ये बात ट्रू है, लेकिन अगर बात को लिखने का तरीका क्या है, दो है, टू इज लेस देन टू, टू इक्वल टू टू, ये दोस्तों क्या ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, लेस देन इक्वल टू। इतना हमने कर लिया। इंटरसेक्शन आपको समझ में आया, एंड गेट की प्रॉपर्टी आपको पता चली। जब दोनों क्या होते हैं, एंड गेट के अंदर दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होगा, एक भी अगर फॉल्स है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। उस प्रकार से जनरलाइजेशन फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा दोस्तों, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। इसी प्रकार से जनरलाइजेशन फॉर्म के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, सॉरी इसको एंड आएगा दोस्तों, यहाँ क्या लिखा जाएगा, एंड।
एंड x बिलोंग्स टू C। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ओके, देखो अब हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यूनियन का भी लिख लेते हैं और इंटरसेक्शन का भी लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 7 9, और c इक्वल टू 2 7 3 1। ओके, तो हमने क्या लिखा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दोस्तों तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2, ये 2 और 2, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। बाकी यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है। यहाँ 4 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में कहीं भी 4 नहीं है। ओके, 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में कहीं नहीं, यहाँ पर है 3 लेकिन सेकंड वाले में 3 नहीं है। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन में तीनों के अंदर जो कॉमन होता है वो यहाँ दोस्तों लिखा जाता है। उसके बाद में आता है डिफरेंस। उसके बाद में आता है डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट। ओके, अगर देखो दोस्तों ए एंड बी क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड आप बोल तो। ओके, नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी हो सकता है या बी माइनस ए हो सकता है, क्योंकि देखो ए और बी दो ही तो सेट है, या तो ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा। तो दोस्तों यहाँ से a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के वे एलिमेंट, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। ओके, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, और b माइनस ए का मतलब क्या है, b के वो एलिमेंट्स जो a में न हो। ओके, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है और b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, उसको लिखते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं हम, a इक्वल टू, एक सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, b के अंदर क्या है 3 4 7 9, ये दूसरा एलिमेंट हमने लिख लिया। ओके, दूसरा सेट हमने लिख लिया। दोस्तों अब आपको निकालना है a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी में मैंने आपको क्या बताया था, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ओके, ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, जो बी के अंदर ना हो। बी के अंदर तो देखो 3 4 यहाँ है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं हो। बी के अंदर कौन से नहीं है, 1 और 2 नहीं है, बाकी 3 4 तो है ही दोस्तों। ओके, अगर आपको बी माइनस ए लिखना पड़े तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो। ए में नहीं होने का मतलब क्या, ए में 3 4 है, ए में नहीं होनी चाहिए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 7 और 9 ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि ए के अंदर नहीं है। इस प्रकार से हमें लिखना है डिफरेंस ऑफ ए सेट। ओके, उसके बाद में आता है दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है किसी भी सेट के लिए। क्या चीज़ है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है किसी भी सेट के लिए। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस को देखो दोस्तों लिखने का तरीका क्या है, ए एंड बी मान लो कोई भी सेट है हमारे पास, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने का तरीका क्या है, ए डेल्टा बी। क्या लिखते हैं दोस्तों, ए डेल्टा बी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस के ऊपर ये ऐसे निशान लगाते हैं और बी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी या ए प्लस और ऊपर ये निशान लगाने के बाद बी, इसको बोलते हैं दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। और इसको डिनोटेड करने का तरीका क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने का दोस्तों तरीका है। ओके, लिखने का क्या है तरीका है।
जैसे अभी पिछला जो एग्जाम्पल था उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। ये रहा ए और बी 1 2 3 4 था, चलो यहीं लिख देते हैं नीचे। ए इक्वल टू क्या दे रखा था हमें, 1 2 3 4। बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 4 7 9। और दोस्तों अभी हमारे पास क्या आया था, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आया था, 1 2। और बी माइनस ए इक्वल टू क्या आया था, 7 और 9। ओके, अभी हमने क्या लिखा, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना सीखा है। ए डेल्टा बी इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, ए माइनस बी, ये क्या है 1 2 है, यूनियन बी माइनस ए क्या है 7 9 है। दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, दोनों में होगा। ओके, 1 2 3 9। ओके, 1 2 7 9। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 1 2 7 9 ये ए डेल्टा बी एसिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर लिखा जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है डिसजॉइंट सेट के अंदर। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी अगर मान लो दो सेट है हमारे पास ए और बी, दो सेट हैं जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी क्या है कॉमन नहीं है, इसका मतलब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फाई होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ए हमारे पास क्या सेट है 1 2 3 मैंने आपको लिख दिया, बी मैंने एक नया सेट लिखा है 4 7 9, कुछ भी लिख देंगे ना। तो ए इंटरसेक्शन बी जो कि डिसजॉइंट सेट हम बनाना चाह रहे हैं वो क्या होगा, दोनों में कॉमन नियत क्या आएगा, फाई आएगा। ओके, तो उसके बाद में आता है, यहाँ लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे दोस्तों ए हमारे पास कोई भी सेट है, ए क्या है कोई भी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होता है या तो ए बार लिखते हो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, या फिर कई किताबों में ऐसे लिखा होता है ए डैश से लिखते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर दोस्तों ए के ऊपर सी लगा दे दो, ए के ऊपर सी लगा देते हैं, ये भी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है। और दोस्तों अगर हमें किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, या ए बार निकालना है, या ए डैश निकालना है, या ए सी निकालना है, कुछ भी अगर निकालना होता है तो दोस्तों ए बार निकालने का तरीका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए घटा दिया जाए, अगर हमारे पास जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर ए घटा दिया जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम बोलेंगे। ओके, तो जैसे देखो ये कोई भी हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई भी क्या है, ये सेट ए दे रखा है, ये क्या है ए है, तो हमें निकालना क्या है u माइनस ए, ये ए है तो ए से बाहर वाला जितना भी होगा वो क्या होगा ए बार होगा। ओके, अंदर वाला ए है तो इससे बाहर वाला क्या होगा u माइनस ए। ओके, ये जितना भी है ये क्या होगा u माइनस ए, जिसको क्या बोलते हैं ए बार बोलते हैं। ओके, जैसे कि मान लो अगर यूनिवर्सल सेट आप अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहो, जैसे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए हमारे पास कोई सेट है 2 3 8 और 10 मान लो आप, है ना, 2 3 8 10 मान लो आप कुछ भी। तो ये अगर आप u माइनस ए निकालोगे तो वही u माइनस ए का मतलब क्या था, a माइनस बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, a माइनस बी का मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो u के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं है, u के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं है। यहाँ से क्या होगा a में क्या क्या है, a में क्या है 2 है 3 है, a में क्या है 8 है 10 है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 1 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, क्या क्या होगा 1 4 5 6 7 8, तो यहाँ 9 भी होगा। ओके,
इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, सॉरी 10 तो इसमें है ना, 10 नहीं आएगा, हाँ 10 नहीं आएगा। ओके, इस प्रकार से 1 4 5 6 7 और 9 ये आएगा। ओके, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये आ गया। अब देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, डायग्राम निकालने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। कौन सा डायग्राम? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टार्ट कर देते हैं, चलो वेन डायग्राम। क्योंकि वेन डायग्राम जानने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी था? आपको यूनियन का पता होना चाहिए दो सेट के बारे में, फिर आपको दो सेट का इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, और आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का पता होना चाहिए, और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट का आपको पता होना चाहिए। तभी आप वेन डायग्राम आसानी से सीख पाओगे। और इस चीज़ की हमारी गारंटी है कि वेन डायग्राम से लगभग क्वेश्चन बनता ही है। अगर सेट थ्योरी की बात करें तो वेन डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। वेन डायग्राम क्या है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी चीज़ के वेन डायग्राम को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है वो देखो। अब आपके सामने अगर एक बात आती है कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप ज़रूर समझे। अगर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहा हूँ? मैं तो कर रहा हूँ आपके सामने, एक तो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ ना। तो कम्युनिकेशन करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? या तो आप सिर्फ ऑडियो देखो, या आप सिर्फ वीडियो देखो, या फिर आप ऑडियो प्लस वीडियो दोनों देखो। ओके, ऑडियो प्लस वीडियो आप दोनों चीज़ देखो। कम्युनिकेशन के तरीके करने की यही है, और तो क्या तरीके हैं? ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अगर मैं आपको सिर्फ बोलता रहूँ, कुछ लिखूँ ना मैं, तो आपको क्या समझ में आएगा बोलने से? ओके, मैं सिर्फ बोलता रहूँ और कुछ लिखूँ नहीं, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कम समझ में आएगा। और एक दोस्तों, मैं अगर लिखता चला जाऊँ, वीडियो आप देख रहे हैं किसी चीज़ की, आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, बस वो अपने होठ हिला रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप वीडियो देखकर भी इतना नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऑडियो प्लस वीडियो दोनों साथ में दिख जाए, तो इससे आप क्या कर पाओगे कि रिलेट कर पाओगे। ओके, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी समझने की। इस प्रकार से ऑडियो प्लस वीडियो जो फॉर्मेट होता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है दोस्तों। एक है, समझने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार से एक ये आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई। ऑडियो वीडियो वाली मैंने आपको बात बताई, कम्युनिकेशन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऑडियो वीडियो दोनों के अंदर। और अगर आप मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेशन दूँ, अपने होठ हिलाऊँ, तो शायद आप कुछ नहीं समझ पाओगे। समझ पाओगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, इशारे से हम कुछ नहीं समझ पाते। ओके, तो इस प्रकार से। ओके, तो वेन डायग्राम करने के लिए अब देखो, अब स्टार्ट करें वेन डायग्राम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर होता है। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, जहाँ पर कॉर्नर के अंदर यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट है। कोई भी सेट होते हैं, जैसे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके अंदर किसी भी सेट को हम लिखते हैं। जैसे देखो दूसरा, ये कोई भी क्या यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए और बी हमारे क्या हैं? दो सेट हैं। या फिर तीसरा सेट और मान लो सी, ये हो गया ए बी और सी। इस प्रकार से क्या है? तीन सेट दे रखे हैं हमें किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। अब देखो दोस्तों, अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें, जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में क्या दे रखा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यूनिवर्सल सेट में आपको इतना कुछ दे रखा है। ए जो सेट है उसके अंदर 2 3 4 दे रखा है। बी जो सेट है 4 5 6 7, इस प्रकार से इसमें आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ये हमने बना लिया।
ये यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। ओके, यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है, ए के अंदर क्या है, 2 है, ए के अंदर 3 भी है और 4 भी है। ओके, 2 है, 3 है, 4 किसके अंदर है, ए के अंदर है। बी के अंदर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। दोस्तों यू के अंदर क्या क्या है, ये तो सारी चीज़ें क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो है। तो देखो दोस्तों, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 1 था, 1 हमने लिख दिया। 2 यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया, देखो 2 ये रहा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 4 फिर हमारे पास बी के अंदर भी था 4। सॉरी दोस्तों, ये जो 4 था ना, ये ए और बी दोनों के अंदर आ गया। इसको थोड़ा सा देखो, जब दोनों चीज़ें कॉमन होती है ना, तो उसको अपन किसके अंदर लिखते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर लिखते हैं। ये हो गया 4, यहाँ आएगा। ओके, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो दोनों में 4 है, तो 4 क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ओके, समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को, दोनों में 4 दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों ये क्या हो, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 दे रखा था, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 है, 7 है। दोस्तों बच गया 8। 8 भी क्या है, कहीं ना कहीं मान लो इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर 8 है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हम कैसे एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस चीज़ को। जैसे देखो इसके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या हम लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ हमारे पास एक ही सेट हो, सिर्फ हमारे पास क्या हो, एक ही सेट हो, तो ये लिख दिया हमने ए सेट। ओके, अगर हमारे पास ए और बी अगर दोनों सेट हैं अपने पास दोस्तों, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दोनों सेट हैं, तो ये हमने दोनों सेट लिख दिए ए और बी। ओके, अब बात आती है ए यूनियन बी की और ए इंटरसेक्शन बी की। किसकी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से क्या होगा दोस्तों, यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंटेड हम किस प्रकार से करेंगे। अगर दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो, दिमाग आप लगा लो, हमेशा आप याद रखो, अगर आपके पास मोस्ट शेडेड रीजन हो, क्या मोस्ट शेडेड रीजन हो, देखो एक होता है ए यूनियन बी, ऑल शेडेड रीजन। इस बात को आप थोड़ा सा गौर करो, समझो इस चीज़ को, दिमाग लगाओ आप इस चीज़ के अंदर। अगर दोस्तों हमारे पास क्या होता है, अगर ए यूनियन बी लिखना है, ए और बी लिखना है, ए और बी का मतलब क्या है, या तो ए में हो सकता है वो चीज़ या बी में हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर दोनों में हो सकती है। तो दोनों का शेडेड रीजन जो होगा, सारा का सारा जो शेडेड रीजन होगा, मतलब ऑल शेडेड रीजन, वो लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ए एंड बी जो होगा मोस्ट शेडेड रीजन, दोनों के द्वारा कॉमन जो रीजन होगा, मोस्ट शेडेड रीजन जो होगा, वो दोस्तों इसके अंदर लिखा जाएगा। ओके, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर मोस्ट शेडेड जो रीजन है वो क्या है, ये मोस्ट शेडेड रीजन है। ओके, मोस्ट शेडेड रीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार से अगर हमें बोले ए यूनियन बी, आप लिख के दिखाओ यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया क्या, ए यूनियन बी ऑल शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन। ओके, ऑल शेडेड, ये तो ए है, ये बी है, तो ए भी है हमारे पास, बी भी है, दोनों का ए क्या है, कहाँ तक है दोस्तों, ए ये रहा, ए तो ये रहा, बी कहाँ है, बी ये रहा।
ओके, इस हिसाब से दोस्तों क्या हुआ, ऑल शेडेड रीजन का मतलब क्या, सारा का सारा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये देखो ये शेडेड हो रहा है, यहाँ से देखो छाया बन रही है ना, ठीक है। ये जो जितना भी होगा ऑल शेडेड रीजन, मतलब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएगी। ओके, ये जितना भी है सारा आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर मैं ए इंटरसेक्शन बी आपको बताता, क्या बताता, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, डायग्राम से समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से बी बताओ, बी ये रहा। ओके, ओके, देखो अब दोनों में शेडेड रीजन क्या है, सॉरी एक बार दोबारा बना लेते हैं, अलग हो गया थोड़ा सा ये। देखो ए की बात करें सबसे पहले तो, ओके ए की बात करें, ए वाला तो ये अपना कॉमन हो गया। ओके, उसी हिसाब से अभी बी की बात करेंगे। अगर बी की बात करें तो बी इतने वाला हो गया। ओके, तो देखो इसमें से ए इंटरसेक्शन बी में मोस्ट शेडेड रीजन, मोस्ट शेडेड, इधर से मैंने लेके आया यहाँ तक गया मेरा। ओके, यहाँ से हम लेके आए तो ये ऐसे हो गया, तो मोस्ट शेडेड रीजन क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया मोस्ट शेडेड रीजन, क्योंकि दोनों से कवर कर रहे हैं हम। ओके, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। समझ में आई इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक हमने बात करी थी डिसजॉइंट सेट के बारे में, किस चीज़ के बारे में, डिसजॉइंट सेट के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों में डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, डिसजॉइंट सेट में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, तभी इंटरसेक्शन आएगा। वो क्या आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन होगा तभी अलग अलग आएगा। देखो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, कोई भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ये मतलब ओवरलैप करने का मतलब क्या, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये काट रहे थे ना, ऊपर वाले काट रहे थे, मैंने आपको बताया था, ये एक दूसरे को काट रहे थे। तो एक होता है ओवरलैप करना, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। लिख लो आप, डिसजॉइंट, ओवरलैप नहीं करते, डिसजॉइंट होता है। ओके, एक होता है दोस्तों ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी, काफ़ी आपने देखा होगा, ए माइनस बी इस प्रकार से लिखा हुआ है या इस प्रकार से लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी का आपने क्या लिखा था, ए माइनस बी का आपने क्या लिखा था कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, क्या लिखा था हमने, ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है। तो दोस्तों ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखो ये ए है ये बी है, तो ये कैसे होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के अंदर कुछ नहीं है। ओके, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको लिखना हो कि बी माइनस ए, बी माइनस ए आप कैसे लिखोगे, ये हो गया बी माइनस ए। ओके, ये क्या हो गया, बी माइनस ए। अब देखो दोस्तों बात आती है कॉम्प्लीमेंट करने की, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करना।
अगर हमारे पास सेट एक ही होता है तो हम कैसे उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए बार से डिनोटेड इसको करते हैं। ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई ना कोई सेट ए है, इसका अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब ए के जो अंदर का छोड़ देंगे हम, ए से बाहर का जितना भी होगा वो सारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यू के वो सारे एलिमेंट जिसमें ए नहीं है। ओके, तो उस प्रकार से ये जो लिखने का तरीका हो गया वो ऐसे होगा दोस्तों। ए को छोड़कर सब कुछ होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमने लिख लिया। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं लेक्चर नंबर 3। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।